के मुख्य अतिथि जी है मनोहर भाई खके जी। नमस्कार जी। आप पुणे में रहते हैं और पुणे में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के बाहर भी है, वो सलाह देते रहते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर में होने के बावजूद उन्होंने इंडिपेंडेंट यानी इस लाइन में जॉब करने के अलावा जो छोटे किसान हैं और जो कम पानी में कम खर्चे में खेती करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन्हीं के लिए उन्होंने पूरा जिंदगी भर प्रयास किया है, उन्हीं के साथ रहे हैं। और फिर जो जो भी उनको लगता है कि इस तरह से मिट्टी में चेंजेस होने चाहिए, कम पानी में सिंचाई होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए और सफलता के साथ में उसको उनको कुछ पेटेंट भी मिले हैं कम पानी में खेती करवाने के लिए। और उसमें भी उनका एक्सपर्टाइज जो है कि हवाई इरिगेशन, एयर इरिगेशन जिसको बोलते हैं, कि जमीन से ज्यादा पानी देने के बजाय हवाई इरिगेशन के माध्यम से अगर पानी दिया जाए तो कई बागवानी और जो मैदानी क्षेत्र की फसलें हैं उनको उन्होंने किसानों के फील्ड पे बचाया है। वो अपने भाषण में और वक्तव्य में बताएंगे। तो हम पानी की सुविधा जो चाहते हैं, कम पानी में कैसे खेती की जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, और उसी के साथ साथ खेती में ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या क्या संरक्षित उपाय किए जाए, यह पूरा विवरण वो देना चाहेंगे। तो मैं सदन की तरफ से ये योगाहार मंच है सर, आपकी जानकारी के लिए 5 साल से चल रहा है, अविरत है। और उसमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, कभी भी नहीं है, कोई त्योहार हो कुछ भी हो। और इसमें वैज्ञानिक आते हैं, विचारवंत आते हैं, समाज सेवी आते हैं, कई शास्त्रज्ञ आते हैं, और यहाँ पे खुली चर्चा होती है। किसान और वैज्ञानिक एक ही स्तर पे खुले दिल से चर्चा करते हैं। मैं आपको विदित करूंगा कि आपका जो विषय है एयर इरिगेशन, उस पे आप वक्तव्य कीजिए। एक 40-45 मिनट का समय आपको मिलेगा और आखिरी 10-15 मिनट जो है वो हमारे मंच की जो एक पद्धति है कि बाकी लोग आपसे बात करेंगे। मैं सदन की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपको विनंती करता हूं कि आप हिंदी में वक्तव्य जो है हमारे सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मनोहर खके जी, वैज्ञानिक सलाहकार, पुणे। धन्यवाद किशोर भाई। मेरी आवाज सुन रहे हैं सब? हेलो जी जी, हाँ मेरी सुन रहा आवाज है। आ रही है? हाँ ठीक है। या हाँ, तो सभी को नमस्कार। मैं पुणे से मनोहर खके आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय मुझे दिया है उस विषय को देखकर और अभी मेरे परिचय में किशोर भाई ने जो बताया है, तो शायद हो सकता है आपको लगे कि ये विषय तो कृषि का है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जो विषय है वो कृषि के साथ साथ पर्यावरण और उससे भी ज़्यादा पिछले 1 घंटे से आप जो काम कर रहे थे उससे ज़्यादा संबंधित है। वो है आपकी सेहत। सेहत के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये भी मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ। तो जो एयर इरिगेशन, हवा सिंचन, एक्चुअली वो हवा निषेचन शब्द है, लेकिन वो लोगों को समझता नहीं है संस्कृत होने के कारण, इसलिए उसको हवा सिंचन बोलते हैं हम लोग। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रकृति में जो घटक होते हैं, हवा, प्रकाश, अंधेरा, या धूप या बारिश, ये सब जो बातें हैं, ये केवल मनुष्य ही नहीं, सभी सजीव सृष्टि के लिए उसका जरूरत है। वो जीवन के घटक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक घटक है, प्रकृति ने जो दिए हैं। और उसी में एक जो थी, जो कभी हमारे समझ में नहीं आई, वो थी हवा की नमी, आर्द्रता जिसको कहते हैं, सॉइल ह्यूमिडिटी। तो वो भी हमारे जीवन के लिए, सभी सजीव सृष्टि के लिए आवश्यक घटक था। जैसे मैंने शुरू में कहा, उसके जैसे ही ये भी एक घटक था। लेकिन अभी क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, जो जागतिक तापमान की बढ़ोतरी के कारण, सॉरी, ये जो नमी थी हवा की, वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। वनस्पति शास्त्र कहता है या पर्यावरण शास्त्र हमें कहता है कि सभी सजीवों को जीने के लिए सरासरी एक थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है,
40% के करीब हवा में नमी की जरूरत होती है। लेकिन अभी मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ, उसमें से मैंने एक देखा है कि करीब-करीब ये 4 महीने गर्मी के उसके पहले भी वैसा ही है, उसके मिलता-जुलता, लेकिन अभी तो वो जो नमी है करीब 10% पे आ रही है। तो इसी का परिणाम अभी जो पिछले 4 महीने आपने देखा होगा कि वो सब ओस गिरने के महीने थे। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि ओस गिरना करीब-करीब बंद ही हो गया है। मैंने काफ़ी अभ्यास कोंकण में ओस के बारे में, कोंकण का जो एरिया है जो समुद्र के पास में आता है, तो वहाँ अक्टूबर हीट खत्म होने के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इतनी ओस गिरती है कि जैसे बारिश हो रही है। नवंबर से जनवरी तक तो बारिश के जैसी ओस गिरती है। या कोंकण में आपने सुना होगा, देखा होगा कि गर्मी के दिनों में बाहर नहीं सो सकते मार्च अप्रैल में, क्योंकि ओस होती है, गीले हो जाते हैं हम। इतनी ज़्यादा ओस वाला प्रदेश होकर भी वहाँ के मेरे कुछ वीडियोस भी है। मैं जो भी बात आपसे करूँगा, मेरे मनोहर कृषि विज्ञान नाम के जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, उस पे ये सब बातें वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने वहाँ का जो वीडियो बनाया है उसमें देखा है कि नवंबर के महीने में मैं ऐसे दोनों तरफ हाथ फैला के खड़ा हूँ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक हाथ के नीचे मेरे समुंदर का पानी है और दूसरे हाथ के नीचे मेरे घास है। पूरी घास सूखी हुई, सूरज निकलने के पहले मैं वहाँ पहुँचा सवेरे और देखा, यानी इतनी नमी कमी हो गई है। अगर समुंदर के पास में ऐसी परिस्थिति है तो हमारे नागपुर जैसे या विदर्भ जैसे एरिया में क्या हालत हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। और आजकल तो अभी तो गर्मी शुरू हो गई, तो आप भी समझ सकते हैं। अभी मैंने मिसेस के साथ में बात हुई, भिंडी खेती की सब्जी होती है ना भिंडी की, तो वो भिंडी फल रखा था परसों के दिन शाम को वहां पे एक जगह पे। आज अभी सवेरे मैं देख रहा हूँ तो पूरी सूखकर लकड़ी के जैसी हो गई है। यानी कितनी नमी कमी हो गई है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के अनुसार हवा में नमी की जरूरत है, तो फिर जहां जहां नमी दिखती है वो हवा निकाल लेती है। तो हमारी सब्जियों में से भी नमी निकाल ले रहा है हवा। दूसरा, खेती के संदर्भ में अगर कहना है तो बारिश के बाद में 8 दिन बाद में अगर खेतों में जाकर देखेंगे तो जमीन को हमारी क्रैक जा रही है। जो पहले अप्रैल मई में होता था वो अभी नवंबर में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हवा की नमी खत्म होने के कारण बारिश ने जो जमीन में पानी भर के रखा है वो तुरंत निकाला जा रहा है। तो वो नमी फिर से प्रस्तापित करने को मैंने शब्द दिया है एयर इरिगेशन। सॉरी। तो ये एयर इरिगेशन यानी हवा में, तो अब सब जगह की तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारे घर की, हमारे खेत की बढ़ा सकते हैं। अब ये नमी कमी होने के जो कारण थे, उसके कारण दो तीन मुख्यतः, एक तो वैसे तो काफी है, लेकिन मुख्यतः ये हमारे जो कल कारखाने चल रहे हैं उसके कारण हवा में प्रदूषण फैल रहा है, तो तापमान बढ़ रहा है। दूसरा कारण ये था कि जो हमारी व्हीकल्स है, अभी जितनी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, करीब करीब उस उतनी ही या उससे भी ज़्यादा वाहन हमारे रोड पे घूम रहे हैं। तो वो जो इंजन चलते हैं उसके कारण भी गर्मी पैदा होती है, या टायर का जो घर्षण होता है रोड के ऊपर उसके कारण भी उष्णता निर्माण होती है, और उसके कारण बाकी पर्यावरण की नमी भी कम होती है और तापमान भी बढ़ता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि अमर्याद वृक्ष तोड़ हो रही है, उसका कोई हिसाब नहीं। जब भी कुछ जरूरत पड़ जाए तुरंत जंगल के जंगल हम काट दे रहे हैं। तो ये अगर हम नहीं रोकेंगे, अच्छा, जंगल तो काट रहे हैं लेकिन उसके भरपाई के लिए बहुत ही कम प्लांटेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं। केवल उद्घाटन होता है, बाद में जाके देखेंगे वहां कुछ नहीं मिलता है। तो ये इसके कारण ये सब परिणाम अपने हमारे ऊपर पर्यावरण के हमें झेलना पड़ रहे हैं। तो ये जो परिणाम है उसमें एक कुछ मुख्यतः मैं आपसे रूबरू करना चाहता हूँ इन परिणामों के साथ में आपको। तो उसका सबसे पहला जो है कि एयर इरिगेशन जो है वो सेंद्रिय खेती, अभी आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, रासायनिक खेती, सेंद्रिय खेती, जैविक खेती, तो उसमें ये सभी प्रकार की जो खेती के प्रकार है
उससे भी एक स्टेप आगे का ये एयर इरिगेशन है। क्योंकि सेंद्रिय खेती हो या कोई भी खेती हो, उसमें आपको कुछ करना पड़ता है, लेकिन प्रकृति ने पौधे बढ़ाने के लिए अपनी व्यवस्था बिठा के रखी थी। उसको पानी मिलने की व्यवस्था ये हवा के नमी के माध्यम से होती थी, लेकिन हमारे कुछ कार्यक्रमों के कारण वो नमी हमने खत्म कर दिया। इसलिए भले ही आप कोई भी प्रकार की खेती करें, अगर हवा में नमी नहीं है तो पौधे बढ़ेंगे नहीं। कोई भी खाद डालें आप उसमें, वो कोई ये नहीं है कि यही खाद डालना चाहिए और वही खाद डालना चाहिए। सॉरी हाँ, मुझे खांसी के कारण थोड़ा सा ये हो रहा है। तो ये एक स्टेप मैं आगे की बताता हूँ, सेंद्रिय खेती के भी आगे की ये बात है, एयर इरिगेशन। दूसरा, पेड़ पौधे, अभी आपके साथ में डॉक्टर दुबे जी बैठे हैं, वनस्पति वैज्ञानिक है वो भी, तो उनके सामने ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि वनस्पति जमीन से बहुत कम लेती है। जमीन से केवल खनिज लेती है, बाकी सब हवा से लेती है। लेकिन अगर वनस्पति को या आपके फसल को हवा से कुछ लेना है तो उसके लिए एक प्री कंडीशन होती है। वो होती है हवा की नमी 40% से ज़्यादा होना चाहिए। और इसका अच्छा उदाहरण अगर आपको देखना है तो वास्तव में विदर्भ मराठवाड़ा जो भाग है महाराष्ट्र का, इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल है, सबसे उपजाऊ मिट्टी की एक खेती जमीन है। और सबसे कम उपजाऊ वाली जो मिट्टी है वो है कोंकण की। जो लोग कोंकण में गए होंगे उनको पता होगा कि मोना, मैं तो कहता हूँ कि कोंकण में उपजाऊ मिट्टी छोड़ो, मिट्टी नहीं है कई जगह पे। इतना होकर भी अगर मई महीने में आप घूमेंगे, अप्रैल मई महीने में, तो महाराष्ट्र का ये जो हिस्सा है इधर का, विदर्भ मराठवाड़ा पूरा, जिधर उधर बिल्कुल कहीं पे पेड़ नहीं दिखेंगे, ये सब सूखा हुआ मिलेगा। और वही कोंकण में मिट्टी नहीं होते हुए भी पूरा हरा भरा दिखता है, ये दिनों में भी जाकर आप जा के देखेंगे तो। ये क्यों होता है? अब वहां तो मिट्टी नहीं और इतनी, तो इधर तो इतनी उसका एकमेव कारण समंदर उनके बाजू में होने के कारण हवा से जो नमी आती है, तो वो नमी लेकर और हवा के पोषक तत्व लेकर ही पौधे बढ़ते हैं। और इसलिए वहाँ गर्मी के दिनों में भी आपको हरे भरे पेड़ दिखते हैं। तो अभी फिर क्या हो जाएगा, इधर अगर नमी नहीं है तो हमें कृत्रिम पद्धति से उस नमी को तैयार करना होगा। और इस कृत्रिम पद्धति से नमी को तैयार करने को ही मैंने अभी जो बोला कि एयर इरिगेशन, ये शब्द मैंने ये किया है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में इसका रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें हो गया है। तो ये एक दूसरा कारण हो गया है कि नमी नहीं होने के कारण जो पेड़ पौधों को हमारे खाद मिलना चाहिए था वो नहीं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे जमीन से सब लेते हैं, ऐसा अगर हमारा कहना है, तो हम देखते हैं कि पहाड़ियों के ऊपर तो पूरे पथरीली पहाड़ी होती है और उसके ऊपर भी हरे भरे पेड़ दिखते हैं। आपके बिल्डिंग के ऊपर भी पानी नहीं होता है और वो भी, दीवारों में से, इसमें से पेड़ पौधे निकलते हैं। तो ये कैसे निकलते हैं? अगर हमारी सोच ये होगी कि भाई जमीन, हमें मिट्टी अच्छी चाहिए, उसको पानी चाहिए, खाद देना चाहिए, ये अगर हमारे मन में बसा है, तो फिर ये पौधे कैसे बढ़ते हैं? मेरे पास में ऐसे कई मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको काफी जगह दिखाया है कि पूरा सूखा हुआ है और वो पेड़ हरा भरा है। बाजू बाजू का ये तो पूरा सूखा हुआ है, पत्थर है, और उसमें से भी बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए हैं। तो ये जो कारण था, तो वही हवा के नमी के कारण ये सब प्रकृति संभाल लेती थी। अब हमारे कुछ तथाकथित, जिसको मैं कहता हूँ कि विकास की संकल्पनाएं हैं, उसके कारण हमने वो नमी को खत्म कर दिया है। तो वो नमी फिर से हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे में अटके हुए पर्यावरण की चीजें हैं, शास्त्र है कि हवा की नमी जैसे ही कम होती है तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ जाता है तो पौधे का बढ़ना बढ़ना रुक जाता है। फिर हम क्या लगता है कि अरे इसको तो खाद ही नहीं है, ये बढ़ नहीं रहा है तो खाद डालो। एक्चुअली वो खाद की कमी नहीं होती है, वो तापमान बढ़ने के कारण। फिर से मैं बार बार कहूँगा कि डॉक्टर दुबे जी का ही ये विषय है कि स्टोमाटा का जो पौधों को बढ़ाने का मुख्यतः काम जो स्टोमाटा करता है, या हम हमारे शरीर के साथ में तुलना करता है, जो हार्ट का काम होता है वही पौधों में स्टोमाटा का काम होता है। तो वो ही रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है, इसलिए पौधे कम बढ़ते हैं। अगर आप तापमान को संतुलित करते हैं तो फिर वो दिक्कत नहीं आती है। और तापमान को संतुलित करना है तो उसको एयर इरिगेशन के सिवाय दूसरा पर्याय आज के परिस्थिति में नहीं है।
उसके आगे की बात जो है कि हम जब खेती के लिए जमीन तैयार करते हैं तो खेती के कृषि कार्यक्रमों में ज़्यादा मेहनत का, शारीरिक श्रम का जो काम होता है, वो होता है ज़मीन को तैयार करना। अब ये ज़मीन को क्यों तैयार करना पड़ता है? क्योंकि वो एकदम सख्त हो जाती है फसल, इसलिए उसको पोला करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। अब हमें क्या लगता है हम फसल ले रहे हैं इसलिए वो सख्त हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण वो नहीं है। फसल लेने के कारण मिट्टी कभी सख्त नहीं होती है, ज़मीन कभी सख्त नहीं होती है। उसको जो पानी देने का, सिंचाई करने का जो हमारा मेथड है, पद्धति है, उसके कारण ज़मीन सख्त होती है। तो वो ज़मीन अगर सख्त नहीं हो, ऐसा अगर लगता है आपको, तो आप पानी का कुछ अलग प्रबंध कर सकते हैं। अब ये ज़मीन कैसी सख्त होती है, इसका मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूँ, मैं आपके सामने भी वो रखना चाहूँगा कि कुम्हार जो होता है, मिट्टी का साथ में काम करने वाला, उसका कार्यक्रम का चित्र आपके सामने लाइए। कुम्हार क्या करता है कि पहले मिट्टी को पूरा भुरभुरी कर देता है, मिट्टी को पोला कर देता है। किसान क्या करता है, हल चला के, हल जोत के मिट्टी को, जमीन को पोला कर देता है, भुरभुरी कर देता है। उसके बाद में कुम्हार क्या करता है कि उसमें पानी डालता है। किसान क्या करता है, सिंचाई करता है। उसके बाद में वो जो कुम्हार है, वो उसका मिट्टी का एक कुछ घड़ा बनाता है, ऐसा समझेंगे अपने, घड़ा बना दिया उसने। इधर किसान क्या करता है, बीज बो देता है उसमें। इसके आगे की जो क्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे किसान क्या करता है, अपना कुम्हार क्या करता है, वो घड़ा उठा के भट्टी में डाल देता है। इधर क्या होता है, हमारे पास में भी भट्टी है, लेकिन हमारे पास में जो भट्टी है वो ऊपर सूरज नाम की भट्टी है। तो वही उसी की धूप के कारण इधर सूखने की क्रिया। सिर्फ कुम्हार के भट्टी में तापमान ज्यादा होने के कारण वो घड़ा एकदम सख्त बनता है, पत्थर के जैसा बनता है। इधर का तापमान थोड़ा कम होने के कारण इतनी सख्त नहीं होती है मिट्टी, लेकिन जो प्रक्रिया उधर सख्त होने की, वही क्रिया इधर जमीन के साथ में होती है, मिट्टी के साथ में होती है। और फिर हमारी मिट्टी सख्त होती है, हो जाती है। हमें लगता है हमने फसल लिया इसलिए, लेकिन वैसा नहीं है। हमारी सिंचाई के कारण, जमीन को सिंचाई करने के कारण, पानी के कारण वो मिट्टी सख्त होती है। अब अगर आपको मिट्टी को सख्त नहीं होने देना है, तो उसमें से एक आध दो चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बीज तो बोना पड़ेगा, फसल को पानी तो चाहिए। हमारी मिट्टी, सूरज को तो हम ढक नहीं सकते हैं, फिर कैसा करें? तो उसके लिए दो तीन बहुत आसान बातें हैं। अगर हम जमीन को, सूरज को नहीं ढक सकते, लेकिन हमारी जमीन को ढक सकते हैं, हमारी कृषि की भाषा में उसको बोलते हैं सॉइल मल्चिंग। उसके ऊपर कुछ आच्छादन डाल सकते हैं, कूड़े कचरे का भी डाल सकते हैं। आजकल नए इसमें, अर्थात वो पर्यावरण के विरुद्ध है, प्लास्टिक का भी प्लास्टिक को भी बिछाते हैं मल्चिंग के लिए। तो जमीन को ढक दिया तो सूरज की धूप नहीं लगेगी, तो वो कर्ड सख्त आएगी नहीं, हार्ड नहीं आएगी। या पानी देना है, तो सिंचाई का पानी जो है, जमीन को सिंचाई करने के बजाय हम फसल को ऊपर हवा में सिंचाई करते हैं, तो जमीन को पानी नहीं लगेगा, तो सख्त आएगी नहीं। एक बात हमारे इसमें पक्की बैठी हुई है कि पानी का रिश्ता हमने जड़ के साथ जोड़ा है। एक्चुअली जड़ पानी के लिए होती नहीं है। फिर से मैं डॉक्टर साहब का उल्लेख करूंगा कि फंक्शंस ऑफ रूट जो बोलते हैं, जड़ों का जो मुख्य कार्य होता है, ये पौधों को आधार देना, ये मुख्य कार्य होता है। मेजर फंक्शन इज टू एंकर द प्लांट, टू एब्सॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ रूट। यानी पानी और पोषक तत्व जमीन से लेना, ये सेकेंडरी फंक्शन है। लेकिन हमारा आज का जो समझ हमने बना के रखी है कि जड़ को पानी देना पड़ेगा, पौधे सूख रहे तो जड़ को पानी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जड़ को पानी की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ये दीवारों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ खड़े, उनको किसने पानी दिया था? वो कैसे बढ़ रहे हैं? तो वो हवा के नमी से बढ़ रहे हैं, हवा की नमी लेना। तो हम नमी अगर हवा में करते हैं, तो ये नीचे पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अभी जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आगे चल के डॉक्टर साहब आपके साथ में हैं, तो वो अब नागपुर में ही, हम अभी 20 एकड़ पे जमीन को बिना सिंचाई ही फसल खड़ी करने का काम हमने चालू किया है। डॉक्टर साहब को पता है, तो आगे चल के आप भी उसको देखने के लिए आ सकते हैं कि जमीन को बिना सिंचाई कैसे ले सकते हैं। तो ये हवा में अगर नमी पैदा करते हैं,
तो ये सिंचाई का प्रश्न छूट जाता है, तो फिर जमीन तैयार करने की नौबत ही नहीं आती है। तो फिर अभी जो बहुत बार हम शहरी लोग हैं, तो अगर खेती में आप बोले आने के लिए ना क्यों कहते हैं, तो भैया हमारे से इतने श्रम नहीं होंगे खेती के। लेकिन मेरा हमेशा, मैं सभी को कहता हूँ कि अगर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हैं तो खेती के लिए न कष्ट लगते हैं, न बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हम अवैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, इसलिए कष्ट और श्रम लगते हैं। हम मेरा तो अभी मिशन मैं चला रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड महिलाएं खेती में आए, वो सहजता से खेती कर सकते हैं। तो खैर ये विषयांतर नहीं मैं करूँगा, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने वो रखा है। तो वो कर सकते हैं। कष्ट क्यों बढ़ते हैं? तो ये ऐसे अवैज्ञानिक तरीके से सिंचाई करते हैं, इसलिए वो कष्ट बढ़ते हैं। ये एक इसके कारण तैयार हो जाएगा। दूसरा, पौधों को पानी कितना चाहिए, इसका तो गणित हमारे पास में कुछ है ही नहीं। हमें जितना लगता है, हमारे पास में जितना है उतना दे देते हैं। लेकिन तो बहुत बार क्या होता है, उसकी ज़रूरत कम होती है, हम ज़्यादा दे देते हैं, या उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, हमारे पास में पानी नहीं होने के कारण कम देते हैं। लेकिन अगर आप हवा में नमी पैदा करते हैं, तो उस पौधों को, फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही वो लेता है, कम ज़्यादा होता नहीं। तो इसकी तुलना मैं हमेशा करता हूँ कि मदर फीडिंग और स्पून फीडिंग। तो स्पून फीडिंग में उस बच्चे को चाहिए नहीं चाहिए हम उनके मुंह में ठोसते जाते हैं, लेकिन मदर फीडिंग वाला बच्चे को जितना चाहिए उतना ही वो लेता है, पीता है दूध और छोड़ देता है। तो वही बात इधर होती है। और इसका परिणाम भी मैं हंसने जैसा है कि देखेंगे आप, हमारे पैसे वाले लोगों के बच्चे इतना सारा उसको खिलाते हैं, सब प्रकार के विटामिन प्रोटीन सब सब सब, तो भी उसकी तबीयत नहीं इतनी ज़्यादा ये नहीं दिखती है। और वही गरीब के बच्चे जो होते हैं, वो बेचारे अपनी माँ का दूध पीते हैं केवल, लेकिन वो पूरे जैसा मराठी में बोलते हैं ना, गुटगुटी एकदम, बिल्कुल इसके जैसा। तो वही बात इधर पौधे में भी होती है कि अगर हम हवा से उसको पानी देते हैं तो उसको जितना चाहिए उतना। और ये सब प्रयोग किए हैं मैंने कि हवा से पानी देने के बाद कैसा पौधा बढ़ता है, और जमीन को पानी देने के बाद कैसा पौधा बढ़ता है। तो हवा से पानी देते हैं तो पौधे की बढ़ोतरी में भी अच्छा काम होता है, खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है उसको। तो ये एक मुद्दा हो गया। और उसके आगे का, अभी आप घरों में भी देख रहे होंगे, आपके रहने की जगह पे भी देख रहे होंगे। ये आज अगर कुछ प्लेटफॉर्म है, आपका टेबल है, उसको कपड़ा मार के रख दिया, तो दोपहर तक या शाम तक उसके ऊपर पूरी धूल जम जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्यों होता है? ये इसका संबंध फिर से वो हवा के नमी के साथ में आता है कि अभी हमारे जो वाहन चलते हैं, हमारा आवागमन होता है, ये सब जो उसके कारण मिट्टी ढीली होती है, और जैसी हवा आती है वो उड़ती है, हवा में तैरती है। पहले क्या होता था, नमी ज़्यादा होने के कारण ये धूल जो जिसको कहते हैं, वो सब नीचे बैठ जाती थी, सेटल डाउन हो जाती थी। अभी वो नहीं होने के कारण वो हवा में तैरते रहती है, और फिर उसको जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ वो सेटल डाउन हो जाती है। इसलिए घरों में भी धूल आ रही है। इसका सबसे बड़ा, मैंने जो कहा कि खेती और पर्यावरण के साथ साथ हमारे आरोग्य के साथ में जुड़ा हुआ इसका संबंध है कि हमारे श्वासोश्वास के कारण पूरी धूल हमारे लंग्स में जा रही है। और अगर आपका उधर विदर्भ एरिया में शायद पेपर में आया, पता नहीं, इधर मुंबई पुणे के पेपर में आया है। मुंबई के डॉक्टर लोगों का एक उसमें ये था कि ये लंग इन्फेक्शन के पेशेंट दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको दवा से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है? हवा में नमी नहीं है। और ये हवा में नमी जब तक हम पैदा नहीं करेंगे, ये लंग इन्फेक्शन के पेशेंट दवा से दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। यहाँ पूना में मैंने एक प्रयोग भी किया है, जिसका वीडियो भी है। मेरे बाजू में एक एकड़ में एक भाई का बंगला है, तो उसमें हमने रेनियन के माध्यम से हवा में नमी पैदा किया है। एकदम अलग ही वातावरण है उनका। उनके वहाँ धूल वगैरह का प्रश्न नहीं, जबकि हाईवे मेन रोड पे उनका वो बंगला है 1 एकड़ का, लेकिन उसमें कोई धूल नहीं, और पेड़ पौधे भी एकदम साफ है। तो ये हमारे आदमी के लिए भी, नाक में जो पर्दे होते हैं वो भी गीले रहते थे पहले, तो वो धूली के कण अंदर जाते समय उसी को चिपक के लंग में नहीं जाते थे, वो अभी ड्राई हो रहा है, क्योंकि हवा ड्राई जा रही है अंदर हमारे श्वासोश्वास के माध्यम से। तो नमी अगर हम पैदा करेंगे तो उसको भी रुकावट। और हमारे पर्यावरण या खेती के दृष्टि से
पत्तों के ऊपर सब धूल जम रही है आजकल। आप देखेंगे रास्ते से, तो पहले रास्ते के किनारे पौधे जो रहते थे उसमें थोड़ा बहुत दिखता था, अभी खेतों में भी आपको पौधों के पत्तों के ऊपर पूरी धूल जमी हुई मिलेगी। और हमने छठवीं पांचवी छठी के किताब में ही पढ़ा है कि पौधे खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं पत्तों के माध्यम से। पत्तों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होकर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस क्रिया से अनाज बनाते हैं। लेकिन अभी पत्तों के ऊपर धूल जमने के कारण हमारी वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काफी बाधाएं आ रही है। अपना पौधा अपना अन्न कम बना रहे हैं और फिर पौधों के ग्रोथ में परिणाम हो रहा है। तो ये अगर हम नमी को फिर कायम करेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस में भी बदल आ जाएगा। मिट्टी के ऊपर भी अगर जमीन को पानी देते हैं तो मैंने जो बोला ना, सख्त बन जाती है। और मिट्टी के कणों के जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर ये जो है, तो मिट्टी का टेक्सचर बदल जाता है, रंग बदल जाता है। आपने देखा होगा जहाँ ज्यादा सिंचाई होती है वहाँ के जमीन का रंग अलग होता है, और उसी प्रकार के जमीन में जहाँ सिंचाई नहीं होती वहाँ का रंग अलग हो जाता है। इरोजन हो जाता है, मिट्टी का क्षरण हो जाता है, मिट्टी बह कर जाती है। तो ये मिट्टी का टेक्सचर बदलने की बात है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है खेती में। दूसरा महत्वपूर्ण और एक बात है कि आपके गमलों में या घरों में या बगीचे में, और खेतों का तो प्रश्न है ही, खेतों के लिए तो मैं बात ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपके संबंध से जुड़े ज्यादा मैं बात करना चाहता हूँ कि खेतों में तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं वहाँ फूल से फल बनने की जो क्रिया होती है उसके लिए करीब करीब 30 से 40% से ऊपर नमी चाहिए हवा में, तो ही फूल का परिवर्तन फल में होता है। लेकिन मैंने आपको बोला है थोड़ी देर पहले कि अभी अगर देखेंगे तो 10-20% से ऊपर नहीं, और दोपहर में तो वो 5% से भी नीचे जा रही है। अभी मेरे सामने एग्रोमीटर लगा के रखा है मैंने, अभी वो दिखा रहा है 10% है केवल। तो ये जो फूल से फल बनने की क्रिया है उसमें भी हवा के नमी के कारण बाधा आ जाती है। इसलिए इस साल का अच्छा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, आम भी देखे हैं आपने। आम को बहुत ज्यादा मंजर आया था, मोहर जिसको कहते हैं मराठी में। तो बहुत ज्यादा, यानी पत्तों से पत्ते भी पूरे ढक गए थे, इतना मंजर था उसको। लेकिन फल देखिए कितने हैं, पूरा मंजर जल गया या नीचे गिर गया। उसका अब इसके ऊपर लोग दवा छिड़कना खाद डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। केवल आप हवा में पानी का स्प्रे कर देते हैं तो भी वो बच जाते हैं। और ऐसे काफी वीडियो है, किसानों के ही वीडियो है मेरे चैनल पे, उसमें देखेंगे आपकी 15-15 दिन में ही कितना परिणाम हो गया है हवा में नमी पैदा करने के कारण। कल ही मुझे एक आपके नागपुर का ही एक महिला ने वीडियो भेजा है, उसने उसके बंगले में वो किया है। तो पेड़ पौधे की तो फ्रेश हो ही गए हैं, आम भी बढ़ने लग गए हैं। वो कहती है मेरा पूरा घर एयर कंडीशन हो गया है। क्योंकि एयर कंडीशन है नहीं कि हवा को ठंडी करना है, तो आप अगर हवा में नमी पैदा करते हैं तो अपने आप हवा ठंडी आ जाती है, तापमान गिर जाता है। तो ये भी एक बात है। इस पर से एक बात मैं किसान जो भी है खेती से जुड़े हुए लोग उनको, कि इसके आगे हमारी जो रबी की फसल होती है, खेती में दो प्रकार की फसल होती है। एक को रबी बोलते हैं और दूसरे को खरीफ बोलते हैं। जो बारिश में होती है वो खरीफ होती है, और ठंडकाले में जाड़े के दिनों में जो होती है वो रबी फसल होती है। तो खरीफ तो पूरी बारिश रहती है इसलिए बारिश के पानी पे होती थी। लेकिन रबी की फसल जो होती थी वो हवा के नमी के कारण होती थी। ओस हमने देखा है पहले कि बहुत ज्यादा ओस रहती, उसी के पानी पे होती थी। अभी वो ओस खत्म होने के कारण अब इसके आगे अगर हम कृत्रिम पद्धति से हवा में नमी पैदा नहीं करेंगे तो रबी की फसल आएगी ही नहीं। उसका अच्छा, जैसा मैंने इसका आम का उदाहरण दिया, जैसा वैसा फसल के लिए मैं बताऊंगा कि जो तुअर की फसल होती है तो उसका फ्लावरिंग आता है दिवाली के समय, पानी देने से फ्लावरिंग तो आ जाएगा, लेकिन जो फ्लावर से फली बनने की जो क्रिया होती है उस समय अगर ड्राइनेस रहा, बारिश अभी इस साल थोड़ी बारिश आखिरी में ज्यादा हो गई थी तो इस साल तुअर आ गई। पिछले साल बहुत ज्यादा फूल थे तुअर को, लेकिन तुअर नहीं आई इतनी अच्छी। तो उसका एकमेव कारण था कि हवा में नमी नहीं थी। तो इस पर से ये हम कह सकते हैं
कि हवा में नमी अगर हम पैदा नहीं करेंगे, जिसको हमने एयर इरिगेशन का, तो रबी की फसल शायद इसके आगे नहीं आएगी। सॉरी। तो ये जो सब बातें इससे जुड़े हुए हैं कि हवा की नमी हमें तैयार करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करें? बहुत आसान तरीका है, इसके लिए कोई ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कोई रॉकेट साइंस भी इसमें नहीं है। तो सिंचाई जो अभी आप लोग करते हैं, घर के गमलों में हो, पेड़ पौधों को हो, या खेती में किसान हो, ये सिंचाई का थोड़ा सा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये ड्रिप इरिगेशन जो है, उसको उसके बजाय आप माइक्रो स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं, तो ये काम आसानी से हो जाता है। ड्रिप के लिए खर्चा करने वाली है आप, लेकिन फिर इसके लिए अलग से खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी ड्रिप के लाइन पे आप माइक्रो स्प्रिंकलर बिठा सकते हैं। उसका उदाहरण अभी हम वहाँ, डॉक्टर साहब को पता है, दुबे साहब को, कि हम वहाँ कनान में खड़ा कर रहे हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है खेती में, वो आकर वहाँ आगे चल के 2-4 महीने के बाद देख सकेंगे कि हमने कैसे 20 एकड़ के ऊपर नमी पैदा की है। तो कोई खर्चा उसको विशेष आने वाला नहीं है। जब तक आप हवा में नमी नहीं पैदा करेंगे, तो आपके पौधे बढ़ने का चांसेस कम है। पौधे बढ़ भी गए तो फूल आने के चांसेस कम है। फूल आ भी गए तो उसके फल में परिवर्तन होने का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। और आम, अभी तुरंत के इसमें देखना है तो आम का आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। फल नहीं बन रहे, बन गए तो वो जल्दी गिर रहे हैं। ये सब बातें केवल वो हवा के नमी के कारण। तो आपके लिए कुछ लोग बोलते हैं ये तो सब ठीक है, उसको कैसा करें? तो एक तो खेत है, तो रेन गन या माइक्रो स्प्रिंकलर लगाइए, या आपके गमलों में है, या घर में है, या बंगले के आजू बाजू में जो पेड़ पौधे, उसको कुछ नहीं, आप शाम के समय सूरज डूबने के बाद में हवा में कुछ भी पंप लेके, कोई भी हैंड पंप लेके हवा में पानी मार, पेड़ के ऊपर पानी मारने की जरूरत नहीं, हवा में पानी मारो, तो वो अपने आप ठंडा आ जाएगा। पेड़ पौधे उस जिसको जितना चाहिए वो बराबर ले लेंगे, और आपके पेड़ पौधे हरे भरे दिखेंगे। आज से ही आप चालू करो, देखो 4-5 दिन में आपको परिणाम दिखेगा कि आपके पेड़ पौधों का रंग पूरा बदल जाएगा। तो ये इसी को हमने कहा है एयर इरिगेशन। तो मुझे लगता है इस पर से आपको समझ में आया होगा क्या करना है। तो मैं अभी रुकता हूँ, और आपके जो भी प्रश्न है वो आप चाहे तो मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद खटी जी। सदन को मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। इनके काफी सारे वीडियोस मैंने देखे, तो वो सदन को थोड़ी जानकारी रहेंगी तो प्रश्न पूछने को भी आसान होगा। एक किसान जिसके पास में कॉटन की फसल थी, कपास की, और वो पूरा मतलब जिसको अपन नॉन इरिगेटेड कॉटन बोलते, उसमें फूल तो थे लेकिन वो पूरा गल रहे थे। तो इनसे कांटेक्ट किया गया है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास में जितना भी पानी है उससे हैंड पंप से स्प्रे करो, जैसा अपन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। वो किसान ने 2-3 एकड़ में स्प्रे किया और वहां पे उसको अच्छी फसल हो गई। तो कंपेरेटिव ये है कि जहाँ पे पानी नहीं दिया वहां पे तो कुछ नहीं के बराबर आया, लेकिन जहाँ पे हैंडपंप से पानी जो स्प्रे पंप है उससे उसने 2-3 एकड़ दिया और उसमें उसकी फसल बच गई और उसको अच्छी फसल कमाई भी हो गई। कई भी इसमें यहाँ पे संतरा के, जामुन के और बाकी भी जो आम के जो कई बगीचे हैं, वहां पे किसानों ने माइक्रो स्प्रिंकलर के माध्यम से या रेनगन के माध्यम से या किसी और तरीके से जो हवा में सिंचाई किया, तो वहां पे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। ऐसे कई उदाहरण है। और अंत में एक चीज मैं और एक जोड़ के बोलूंगा, इनका एक वीडियो है और कहना भी है कि जिस किसान के पास में पानी नहीं है और वो टैंकर से पानी भी लाता है, तो टैंकर से पानी लेकर भी अच्छी खेती कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। ये 2-3 उदाहरण आपके जानकारी के लिए हो जाएंगे। और जो तौर तरीके हैं कि चाहे तो हैंडपंप स्प्रे करो, स्प्रिंकलर के माध्यम जो माइक्रो स्प्रिंकलर है उसका उपयोग करो, आजू बाजू में जो बांध होते हैं अपने, वहां पे पेड़ पौधे बहुत लगाओ, तो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा। और जमीन से ज्यादा पानी देने के बजाय हवा से ज्यादा पानी दो, तो पौधे अच्छे बन जाएंगे, फसल अच्छी बच जाएगी, कम पानी में फसल बच जाएंगी। ये इनका सूत्र है। सदन की जानकारी के लिए आगे मैं सदन को कहूंगा कि जो भी प्रश्न है तो आप मनोहर भाई से जरूर पूछिए। धन्यवाद। अभी रमेश चंद्र मेहरा जी, आपका हैंड रेज हुआ है और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मनोहर भाई से सवाल कीजिए। रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम। नमस्कार सदन जी। को मैं रमेश मेहरा, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूँ।
और मेरे क्षेत्र में जो है तवा बांध है, और तवा बांध से फ्लड इरिगेशन पूरे क्षेत्र में होता है। और इसके कारण जमीन कठोर हो रही है, ये हम महसूस कर रहे हैं। जहां पहले बक्खर से जमीन हो जाती थी, बैल से हो जाती थी, अब 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आ गए हैं और ये जमीन हो रही है। और यहाँ पर धान, गेहूं और मूंग 3 फसल होती है। अब बड़े बड़े मात्रा में, बहुत बड़े बड़े खेतों में जो है गेहूं का उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है। उसमें हम खरीफ में तो ठीक है, पर रबी में निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, तो ये बड़े क्षेत्र में एयर इरिगेशन कैसे किया जाए? जी हो। मैंने दोनों भी इसके लिए जवाब दिया है कि एक तो माइक्रो स्प्रिंकलर लगाइए 3-4-5 फीट की हाइट पे, या फिर रेन गन, छोटी वाली जो रेन गन बोलते से ही एकदम वो यूरोप की रेन गन की जरूरत नहीं अपने को, जो सबसे छोटी होती है रेन गन। और जिसको भी किसी को उसका डिजाइन करना है तो मेरे से आप उस समय कांटेक्ट करके मैं वो दुकानदार को समझा सकता हूँ। उसके लिए कोई अलग से पाइपलाइन करने की जरूरत नहीं। कोई अगर अपने पुराने ऑनलाइन ड्रिपर है तो उसके ऊपर भी आप माइक्रो स्प्रिंकलर लगा सकते हो, उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। और रेन गन के लिए भी अगर ये छोटी साइज की रेन गन लगाते हैं तो जो अभी एग्जिस्टिंग आपका पंप है, पाइपलाइन है, उसके ऊपर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। समझ गया? जी जी जी, समझ समझ हाँ, गए जी हो, समझ गए सर जी। ठीक है। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है प्रदीप राज वर्मा जी का। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आप सवाल कीजिए मनोहर भाई से। प्रदीप राज वर्मा जी। नर्मदे है सर। जैसे बगीचा है हमारे पास, तो बगीचे में माइक्रो स्प्रिंकलर कितनी हाइट पर लगाएं? क्योंकि बगीचे के में जो पेड़ हैं वो तो 15-20 फीट ऊंचाई के हैं, 25 फीट ऊंचाई के हैं, तो वहाँ किस तरह से ये काम करेगा सिस्टम? ये एक ध्यान में रखना है कि हमें जमीन को गीला नहीं करना है, हमें हवा को गीला करना है। और क्या होता है कि जमीन समझो 10 बाय 10 फीट का जमीन का एरिया है, तो 100 स्क्वायर फीट के लिए अगर 100 लीटर पानी लगता है जमीन को गीला करने के लिए, उस जमीन के ऊपर की जो हवा है 100 स्क्वायर फीट की, उसको अगर गीला करना है तो 2-4 लीटर भी पानी नहीं लगता है, इतना कम पानी लगता है। और हवा का दूसरी विशेषता एक है कि एक पेड़ के पास की हवा में नमी हो गई तो वो नमी तुरंत दूसरे पेड़ के पास में खुद ही जाती है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो कहते हैं, समानता का जो सिद्धांत होता है, उसके अनुसार वो पूरा प्लॉट वो गीला हो जाता है। इसलिए वो पेड़ ऐसा नहीं है कि नीचे ऊपर का कोई संबंध नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत सोचना है आपको। तो माइक्रो स्प्रिंकलर अगर लगाते हैं तो वो 5 फीट हाइट पे लगा सकते हैं आप, रॉड डाल के। सिर्फ उसमें उससे ज्यादा लगाएं, ऊंचे पे लगाएंगे तो वो बीच बीच में अटक जाते हैं, कुछ दुरुस्त करना पड़ता है तो हाथ नहीं पहुंचता है। जमीन के ऊपर खड़ा रह के 5 फीट पे हाथ पहुंचता है तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। या फिर उससे भी आसान तरीका है, वो है रेन गन का। रेन गन तो चाहे उतने हाइट पे आप लगा सकते हैं, तो उससे भी वो कर सकते हैं। लेकिन रेन गन लगाते हैं तो फिर नीचे दूसरी फसल नहीं ले सकते हैं। हंगामी जो फसलें होती है, सीजनल क्रॉप जो होते हैं, वो रेन गन को के इसमें नहीं चलते हैं, वो माइक्रो स्प्रिंकलर ही उसको चाहिए। समझा? सर आपका नंबर और शेयर कर दीजिएगा। 90 लिख सकते हैं, जी 9011 जी 038 038 065। 9011038065। हाँ, और मनोहर कृषि विज्ञान अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो मेरा हाँ चैनल है, उस पे भी मेरे नंबर काफी जगह पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है, और कोई? धन्यवाद प्रदीप। सर गेहूं का उत्पादन आपने इस पद्धति से प्रति एकड़ कितना लिया है? क्रैक जा रही, आपका आवाज क्रैक हो रहा है। जी आवाज थोड़ा सा बहुत आप धीरे बोलिए। वर्मा जी, आप माइक बंद करो। हाँ। मेरा निवेदन ये है सर कि आपने प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन कितना लिया है इस पद्धति से? किसानों को ठगाया जाता है ना, इसी में ठगाया जाता है, थोड़ा सा विषय अंतर करके। ये आंकड़े कभी भी फिक्स नहीं होते हैं,
मैं थोड़ा गंदा उदाहरण देना चाहूंगा, किसको कितने बच्चे होने हैं ये किसी के हाथ में नहीं। ये एग्रीकल्चर इज जैविक साइंस, ये बायो साइंस है। तो इसमें ऐसे फिक्स पैटर्न नहीं होते कभी, इसी में हम आप लोगों को ठगाते हैं। बस दुकानदार आएगा, अरे ये करो इतना उपज बढ़ जाएगा, वो करो उतना, ऐसा कुछ नहीं। इसके कोई ठेकेदार थोड़ी है ये पर्यावरण का या प्रकृति का कि इसके कहने से वो पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये उपज बढ़ाने के लिए नहीं है, अभी आपके उपज को जिंदा रखने का सिस्टम है ये। अगर आप एयर इरिगेशन नहीं करेंगे तो फसल ही नहीं आगे आने वाली है। कितने आएगी वो तो बहुत बात की बात है। जी अभी हम जी हाँ, अब सर हम अभी हम एक गोष्ठी में गए थे, तो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि हमने जो है 1 हेक्टर में 99 कुंटल गेहूं उपज दे ऐसी वैरायटी हमने विकसित की है। तो हमने कहा सर इसमें रासायनिक खाद की मात्रा कितनी है? तो कहने लगे जो रिकमेंडेड है उससे 1.5 गुनी ज्यादा है, और दो स्प्रे आपको लियोसन के करना है। ये साइंटिस्टों का कहना है सर। एक तरफ साइंटिस्ट कहते हैं आप उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई और रासायनिक खाद का उपयोग कीजिए। अब ये विसंगति में किसान क्या करे सर? वही मैं कह रहा हूँ कि खेती और प्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग विषय हैं। तो हम ये एक लंबा चर्चा करने का विषय है, यहाँ पे ये बहुत समय जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अगर मुझे पर्सनल फोन करते हैं तो, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है तो इसमें समय जाएगा सबका। तो लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसे उपज बढ़ाने की गारंटी देता है तो ये 100% सही नहीं होता है। किसी बेटी को 3 बच्चे हो गए इसका मतलब ये नहीं कि उसके बहन को भी 3 बच्चे होंगे। मैं थोड़े गंदे उदाहरण इसलिए देता हूँ कि वो ध्यान में रहते हैं फिर। तो वैसे ही कि मेरी गेहूं की वैरायटी में इतना उपज और उसके इसमें ऐसा नहीं होता है। एक हाथ दूसरा फर्क हो जाता है, थोड़े बहुत कृत्रिम पद्धति, लेकिन वो फिर सस्टेनेबल नहीं होती है। वो जो बढ़ोतरी होती है ना, उसमें से आपको पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, हमारे जो दुकान और कारखाने वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए उपज निकालने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान नहीं, कारखाने और दुकान वाले मस्त गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। उसका कारण ही वो है। ठीक है जी 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 जी। और किसी का सवाल? बाग बगीचे वाले कोई है? शहरी बाग बगीचे वाले? शहरी राकेश बाग गौड़ जी का हैंडरेज है। हाँ एक हैंडरेज है सर राकेश गौड़ जी का। हाँ राकेश गौड़ जी प्रश्न पूछ। जी दादू, सदानंद नमन सभी को। सर जी मेरा ये प्रश्न था आपसे कि आपका 20 एकड़ में जो खेती का बता रहे हैं आप, 20 नागपुर में 20 एकड़ की खेती है, तो उसमें फसलों का कुछ ऐसा रहता है कि आप फसलें मतलब कब कौन सी फसलें लगाते हैं और किस प्रकार से? एक्चुअली वो अभी शुरुआत है एक। दूसरा, हमारे विदर्भ के लिए खेती का मॉडल, मैं मूल उधर विदर्भ का ही हूँ लेकिन रहता हूँ पूना में। तो विदर्भ में खेती का मॉडल कैसा हो, जिसको मैंने एक शब्द प्रयोग किया है, फार्म आर्किटेक्ट, कि हर एक की खेती का डिज़ाइन अलग अलग होना चाहिए। मैंने गेहूँ लगाया, मुझे गेहूँ अच्छे आ गए इसलिए आपको आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि ये लाइव साइंस है। इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि 5 मोटरसाइकिल है हीरो होंडा की, उसमें 1-1 लीटर पेट्रोल डालिए, वो पांचों के पांचों ऑन एन एवरेज एक जैसा माइलेज देगी। लेकिन 5 आम के पेड़ है और उसको 1-1 किलो खाद डालिए, हर पेड़ अपना अलग ही उपज देगा। कोई 100 आम देगा, कोई 5,000 देगा, कोई देगा भी नहीं। तो ये जो फर्क है इंजीनियरिंग और इसका लाइफ साइंस का, ये हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। तो ये अगर ध्यान में लेते हैं तो हर एक का अपना अपना डिज़ाइन अलग होता है। आपके बच्चों को आप अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बड़े करते हैं, हमारे बच्चों को हम, तो हमारी आजू बाजू का जो परिस्थिति है उसको लेकर हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे ही खेती का भी होता है कि एक अपना अपना वहाँ के स्थानिक परिस्थिति अनुसार डिज़ाइन होता है। वो डिज़ाइन हम कैसा बनाते हैं, एक्चुअली जो कृषि विद्यापीठ से पढ़े लिखे जो बाहर आते हैं उनका ये रोल था कि उन्होंने ये खेती के डिज़ाइन बनाना चाहिए था। हम ये चावल लगाओ, गेहूं लगाओ, आम लगाओ, अमरूद लगाओ, इसी में जा रहे, ये तो किसान लगाते ही थे।
उसको क्या अकल की जरूरत थी, उसका डिजाइन कैसा हो, आपके यहाँ क्या अच्छा आएगा, आपके यहाँ क्या अच्छा पनपेगा, उसका डिजाइन, उसको मैंने नाम दिया है फार्म आर्किटेक्ट। तो इसको लेकर वहां पे वो डिजाइन खड़ा कर रहे हैं कि वहाँ के स्थानिक परिस्थिति के अनुसार वहाँ अभी जीरो है, अभी तो शुरुआत है, पिछला महीने से ही काम शुरू हो गया है। पूरा प्ले एकदम क्रिकेट का ग्राउंड है, पूरा उन्होंने गलती करके रखी है पहले की कि उसको लेवल करके रखा है। लेवल वेवल करने की जरूरत ही नहीं होती है, पहाड़ियों के ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं, वहां कहाँ लेवल रहती है, हमारे ही यहाँ क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे अवैज्ञानिक तरीके होने के कारण ये सब बातें होती है। इसलिए कृषि का बारे में मैं एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र देता हूँ कि खेती कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। आप पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के साइंस की किताबें पढ़ लेंगे ना, तो आप हरित क्रांति कर सकते हैं। इतना साधा विज्ञान है खेती में। सिर्फ वो विज्ञान को लेके खेती करो, किसी ने बोला इसलिए मत करो। ठीक है, समझा या नहीं? क्लियर नहीं हुए अभी? हेलो हेलो राकेश जी, आपने आपके प्रश्न का उत्तर समझे कि नहीं? आवाज नहीं समझ, मैं उसका सार ये समझ पाया हूँ। हाँ आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही। ओम जी, हाँ, आ रही आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, अभी आ रही। तो मतलब मैं यही समझ पा रहा हूँ कि मतलब प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि उत्पादन की दृष्टि से अपन किसी फसल को ले। हाँ जो होना है वो प्रकृति के हिसाब से ही होगी, ये आपका हाँ मतलब बोलने का ये है, उसमें समझ आया मेरे को। हाँ जी जी जी। और आगे मैं बने सिंह आर्य जी को विनती करता हूँ कि वो आप अपना प्रश्न पूछिए। बने सिंह आर्य जी। सदन को कोटि कोटि नमन। आज हमारे मुख्य अतिथि, उनका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा कोई लिखी हुई पुस्तक या है क्या कोई ऐसा जो हम बार उनको मंगवा के हम अध्ययन कर सकें? वो मराठी में है, लेकिन मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें हिंदी में काफ़ी वीडियोज है, दोनों भी भाषा में है, मराठी में भी है, हिंदी में भी। आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट करके एक ऑप्शन होता है ऊपर में, उसको क्लिक करेंगे तो हिंदी वाले अलग आ जाएंगे, मराठी वाले अलग आ जाएंगे। तो उसमें काफ़ी सारी ये बातें, सब मैं जो भी बात अभी कर रहा हूँ उसमें उसके ऊपर वीडियोज बनाए हुए हैं। और वो कोई प्रोफेशनल वीडियोज नहीं है मेरे, वो किसानों के साथ में, किसानों के खेत पे ही बनाए हुए हैं वो। जी 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 जी। ठीक है। अभी बागवानी की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑरेंज की जो फसल होती है, जैसे संतरे की फसल होती है, उसमें कोई ऐसी नई वैरायटी इजाद की है कि वो हर साल फल दे सके? ऑरेंज तो हर साल देता ही है ना, तो नहीं, कोई हमारे आम क्षेत्र में की तीसरे साल सिर्फ देता है, कभी 5 अल्फांस। साल तक नहीं देता। नहीं 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 नहीं, अल्फांसो एक ही है, मैंगो आम, आम का जो होता है ना, अल्फांसो। तो हापुस जिसको कहते हैं मराठी में, वही एक में वैरायटी है कि जो अल्टरनेटिव, यानी एक साल बाद आती है। बाकी तो कोई भी फल की फसल ऐसी नहीं है कि जो 1 साल 2 साल बाद आती है, वो हर साल आती है। हमारे एरिया में जो बगीचे है वो तीसरे साल आते हैं, या फिर 4 साल या 5 साल तक भी नहीं, नहीं फिर आते बहुत सारे। इसका मतलब है कि वो आपका एरिया उसके लायक नहीं है, उसके फसल के लायक। ये हमें पौधे जी जी बेचना है इसलिए बोल दिया होगा कि यहाँ लगाओ, आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यही तो बात मैंने अभी किया ना, फार्म आर्किटेक्ट की बात जो कही मैंने, वही किया कि जी हमारे जी एरिया में क्या होता है वो लगाओ ना, जो होता नहीं ना वो लगाने की किसान कोशिश करते हैं, इसलिए फिर सब झंझट हो जाती है। जी जी जी। हाँ। धन्यवाद। अब जहाँ हम नागपुर में कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को मालूम है, वहाँ तो हम सोने के भी पौधे लगाना है तो लगा सकते हैं, इतना वो जो मालिक है वो उनके तरफ देखकर। लेकिन नहीं, वहाँ जो होगा, हमने वहाँ अगर बबूल अच्छी होती है तो हम बबूल ही लगाएंगे, क्योंकि हर चीज का अभी पैसा हो सकता है। ठीक है। जी जी, धन्यवाद। हाँ प्रदीप राज जी का फिर से हैंड हाँ रेज है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ गणेश सकते हैं गौर प्रदीप जी, राज जी। सर गणेश हाँ गौर जी का है। हाँ हाँ ओके ओके, गणेश गौर हाँ, जी। पूछिए। सदन को प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि मेरा 3.5 एकड़ में आम का बगीचा है, तो उसमें मैंने स्प्रिंकलर से सिंचाई करके देखी, तो जो छोटे छोटे दाने बनते थे वो झड़ जाते थे। तो उसमें क्या करना चाहिए? अब पहले तो कहते हैं कि आम में जब मोर आता है जब पानी नहीं देना चाहिए, अब पानी देते हैं तो वो झड़ जाते हैं। उसका टाइम टेबल आपको ठीक से बिठाना पड़ेगा। पानी एक तो
अचानक अगर आपने माइक्रो स्प्रिंकलर से पानी दिया, माइक्रो स्प्रिंकलर्स अलग है और स्प्रिंकलर अलग है। सिंचाई के लिए 4-5 मेथड है अपने यहाँ। एक तो फ्लड इरिगेशन जो जमीन पे पानी देते हैं आप, दूसरा ड्रिप इरिगेशन, तीसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन, चौथा माइक्रो स्प्रिंकलर, पांचवा रेन पाइप और छठवा रेन गन। तो इसमें से हवा को नम करने के लिए मैं प्रैक्टिकल, अब इसके ऊपर कुछ रिसर्च तो हुई नहीं, ये पहला ही काम है, दुनिया में किसी ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अभी 5-7 साल पहले चालू हो गया। तो ये हम ही लोग हैं शायद पहले की इसके ऊपर सोच रहे, काम कर रहे हैं। तो हवा को नम करने के लिए मैंने जो उपयुक्त साधन मुझे दिखे वो दो ही है, एक तो रेनगन है या फिर माइक्रो स्प्रिंकलर है। आपके पास में स्प्रिंकलर हो गए, स्प्रिंकलर यानी वो पीतल के होते हैं ना, फट 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 करके चलते हैं उसमें। जी जी, हाँ स्प्रिंकलर। हाँ, तो वो स्प्रिंकलर से हवा नमी नहीं होती, नम नहीं होती है, जमीन गीली होती है, वो जमीन के लिए है। और अगर अचानक आप ऐसा करेंगे तो शॉक के कारण वो फल गिरते हैं। आप शुरू से ही बस जैसे ही इसका मंजर या मोहर जिसको कहते हैं वो निकलने का समय आता है, उस समय से अगर माइक्रो स्प्रिंकलर चालू रहते हैं आपके। और माइक्रो ये भी एक मैं ये हो गया, भूल गया, वैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला ही है, इसमें पानी इतना कम लगता है कि 1 एकड़ के लिए ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर पानी में काम हो जाता है सिंचाई का, इतना कम। जबकि आप जमीन को करेंगे तो 20,000 50,000 लीटर लगेगा 1 एकड़ को पानी, लेकिन यहाँ केवल इतने। तो आप वो मोहर लगने के पहले, मंजर लगने के पहले से ही अगर माइक्रो स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो ये फल गल या फूल का गलना बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें माइक्रो हाँ। स्प्रिंकलर जो फॉगर होते हैं वो है क्या? फॉगर नहीं नहीं, माइक्रो स्प्रिंकलर, हाँ वो भूल गया, फॉगर और मिस्टर ये भी दो होता है। वो फॉगर और मिस्टर ये बंद कमरे में जहाँ होता है ना, वहाँ पॉली हाउस वगैरह में का, अपन ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो ओपन में वो तुरंत ही ऑपरेट हो जाते हैं। पानी के कणों की साइज जो है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, हवा में रहेंगी या जमीन। अगर बहुत फाइन है तो इवापोरेट हो जाती है, भाप बन जाती है। बड़े हैं तो तुरंत जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था है, पानी के कणों का साइज ऐसा है कि जो हवा में तैरते रहता है, बस वो मिलते हैं अपने को इसमें से, माइक्रो स्प्रिंकलर में से या रेन गन में ठीक से। है, ठीक। रेन गन में 25% तो नीचे गिरते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जो बाकी जो है वो हवा से, वो बहुत ऊंचाई पे जाता है पानी, इसलिए नीचे आते समय वो पूरा डिस्पर्स होकर आ जाता है, तो हवा को ठंडा करते हुए नीचे आ जाता है। नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी समय की 2 मिनट बाकी है, 8 को पूछिए। समय की कमी है, पूछ लीजिए। लाइट बंद कर किचन की। मेहरा जी आपका माइक बंद कर। भाई दादी बाहर है। और ये गर्मियों में कितनी बार देना पड़ेगा ये पानी? शाम के समय केवल 10-15 मिनट, दोपहर में नहीं करना है। ये एयर इरिगेशन जो सिंचाई की पद्धति है, इसको दोपहर में सवेरे नहीं करना है, सूरज डूबने के बाद में करना है, नहीं तो जो भी करेंगे सब बाप बन जाएगी उसकी। ठीक है, पवन सर शायद नहीं है, अगर सर, है क्या एक जुड़ गए क्वेश्चन होता है, गर्मियों में मतलब जैसे 2 महीने का पीरियड है तो कितने बार करना पड़ेगा ये? शाम को हर रोज 10 मिनट करना पड़ेगा। तो ये हर रोज 10 मिनट सर पूरे बगीचे में तो असंभव बात है। मान लो 5 एकड़ का बगीचा है तो तो माइक्रो कैसे कर स्प्रिंकलर पाए? ज्यादा लगाओ। कितने एचपी का पंप है आपका? 5 HP का। 5 एचपी में तो एट ए टाइम 2-2 एकड़ हो जाता है, तो 10-10 मिनट, आधे घंटे में पूरा 5 एकड़ का हो सकता है, क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। सर मैंने पिछले बार माइक्रो स्प्रिंकलर के 50 वो लगाए हुए थे, किंतु वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। नहीं, वो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये साइंटिफिक बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। बहुत वो जल्दी कौन खराब से हो जाते क्वालिटी हैं के ले रहे, आपके पानी में क्षार ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगी। मूल विज्ञान समझ लीजिए, फिर तरीका आप आपका ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मिले मुझे कि वो हाथ में पाइप लेके फवारे के जैसा घुमाते रहते बस हवा में, वो पाइप, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, पंप की जरूरत नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है। समय लगभग हो गया है। पवन सर जी नहीं है, अगर है तो जुड़ गए हैं, तो मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बात रखिए। लिस्ट में तो नाम मेरे को दिख नहीं रहा। खैर ठीक है, आज मनोहर भाई ने यह विषय रखा और एक नया कंसेप्ट जो है कम पानी में कैसे उपज ला सकते हैं, अपने पेड़ पौधों को और फसलों को बचा सकते हैं, इसका प्रारूप रखा। हमारे जो वक्ता जो ये थे पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने भी सवालों के माध्यम से इस पे जानकारी हासिल की। तो मैं योगाहार मंच के तरफ से और पूरे सदन की तरफ से आज वैज्ञानिक मनोहर भाई, इनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भविष्य में भी जब जब भी संभव हो तब आपसे चर्चा होती रहेगी, हमारे किसान जुड़ते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे और इस वार्ता को आगे बढ़ा के अपनी फसलों को बचाते रहेंगे। इसी कामना के साथ आज की जो वार्ता है उसको विराम हम देते हैं। फिर से सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर रंजना बहन जी है तो 2 मिनट में अंत में वो भी अपनी आभार व्यक्त करे, ऐसा मैं उनको विनती करता हूँ। रंजना बहन जी, अगर जुड़ी है तो रंजना बहन जी, वरना हमारे ज्येष्ठ सदस्य रमेश चंद्र जी, उनको मैं कहता हूँ कि भाई सबके तरफ से आप आभार व्यक्त कीजिए। रमेश चंद्र जी। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने बहुत अच्छी एक अलग से जानकारी दी। इस पर कभी हमारे योगाहार में चर्चा नहीं हुई और आज ये नया विषय है और हम लोगों के तो बहुत समझ से ऊपर है, क्योंकि यहाँ तो फ्लड इरिगेशन पे दे पानी चलता है और आप कहते हैं बिल्कुल कम पानी। ये बड़ा हमारे लिए भ्रम उत्पन्न करने वाला है, पर निश्चित रूप से इसके ऊपर भी प्रयास करेंगे और इसको भी देखेंगे और आप जो काम कर रहे हैं उसको समझेंगे। आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है और आपका जो लिंक है उसके माध्यम से हम आपके यूट्यूब के माध्यम से समझेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर भी काम होगा। हमारे योगाहार में हम लोग जो है, जो भी नए व्यक्ति आते हैं उनसे सुनते हैं और सुनकर के कुछ लोग तो निश्चित रूप से उस पर काम करते हैं। जैसे हमारे पूना के ही संतोष सर चौहान जी जो है, उनसे हमने एक लैब का कॉन्सेप्ट समझा, तो यहाँ पर कुछ लोग लैब भी लगा रहे हैं। इसी तरह से जो अलग अलग आए हैं और उन्होंने जो भी चीजें हमें बताई, अभी नया कॉन्सेप्ट हमको सीबीआर से मिला है कि भाई आप जो है चावल की कनकी से धान में यदि देंगे तो आपको न्यूट्रिएंट की कमी जो है नहीं होगी। तो इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं सर, और आपका प्रयोग भी निश्चित रूप से करेंगे। और उसके यहाँ पर और जो भी हमारे सदस्य यहाँ उपस्थित है उनका बड़ा हम हृदय से उनके आभारी है। वो सब समय देते हैं और निश्चित नई चीजों को सीखते हैं, उसके लिए सबका आभार। और आज का सत्संग यहीं पर हम समापन करते हैं। जी और सभी को प्रणाम। जी मैं भी आपके सभी ग्रुप का और मुख्यतः डॉक्टर किशोर जी दुबे जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके साथ में रूबरू कराया, उसके लायक मुझे समझा। सभी को धन्यवाद। जी जी जी। और हम आपसे आशा रखेंगे कि सर आप हमेशा जो है जो भी नया कर रहे हैं उससे हमारे इस ग्रुप को अवगत कराते रहें। जी हो, इसलिए मैंने ओपनली फोन नंबर ही दिया है मेरा, जिसको भी जो दिक्कत है फोन कर सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है, जरूर। जी ओके, धन्यवाद। जी हो।